बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ असदुर्रहमान एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 16 डेट इज़ केमिकल इंडस्ट्रीज़। हमने कहा था कि इस चैप्टर के अंदर हमने किस चीज़ को स्टडी करना है, तो आपने इस चैप्टर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रीज़ को स्टडी करना है और इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो हम मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल तैयार करते हैं तो कैसे करते हैं और कौन कौन से केमिकल तैयार करते हैं, हमने इस चीज़ को इस चैप्टर के अंदर क्या करना है, स्टडी करना है। तो आपने इंट्रोडक्शन में देखा था कि हमने इस चैप्टर के अंदर टोटल कितनी इंडस्ट्रीज़ को स्टडी करना है, 4 को। उन 4 में से आपने पहली इंडस्ट्री को स्टडी करना शुरू किया था जिसमें हमने मेटलर्जिकल प्रोसेस को या मेटलर्जिकल ऑपरेशन को स्टडी करना शुरू किया था। तो हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशन। अब देखिए मेटलर्जिकल कहाँ से निकला है, मेटलर्जी से। और मेटलर्जी क्या है, आप इस बात को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। आपने कहा था कि जब हम ज़मीन के नीचे से जो मेटल निकालते हैं, क्या वो प्योर फॉर्म में होता है या इम्प्योर फॉर्म में होता है? इम्प्योर फॉर्म में। उस इम्प्योर फॉर्म को नाम क्या देते थे, ओर। अब वो प्रोसेस जिसमें हम इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल में से प्योर मेटल को निकालते हैं, उस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, मेटलर्जी। फिर आपने देखा कि जो मेटलर्जी है, क्या ये एक स्टेप पर मुश्तमिल होता है या एक से ज़्यादा स्टेप पर मुश्तमिल होता है? तो आपने देखा था कि जो मेटलर्जी है इसमें एक से ज़्यादा स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, एक से ज़्यादा प्रोसेस क्या होते हैं हमारे पास है, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आपने पहला प्रोसेस देखा था डेट इज़ क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। हम ज़मीन से जब इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल निकालते हैं जिसे हम नाम क्या दे रहे हैं, ओर, सबसे पहले हम उसकी क्या करेंगे, क्रशिंग करेंगे या हम उसकी क्या करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे। जब हम उसकी क्रशिंग और ग्राइंडिंग करेंगे ताकि हम उसको किस में कन्वर्ट कर लें, पाउडर फॉर्म में। तो जब हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर उसमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना हमारे लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप आपने देख लिया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर क्रशिंग करने के बाद फिर आपने इसे सेकंड प्रोसेस में से गुजारा था और सेकंड प्रोसेस का नाम था कंसंट्रेशन ऑफ ओर। फिर आपने उस क्रश्ड ओर की क्या की थी, कंसंट्रेशन की थी। अब कंसंट्रेशन क्या है, आपने कहा था कि वो प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हैं, गैंग पार्टिकल को ओर में से रिमूव करते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, कंसंट्रेशन। आपने इस बात को भी अच्छे तरीके से पढ़ लिया। आपने देखा था कि हम मुख्तलिफ मेटल्स की ओर के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के मेथड का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उसकी क्या कर सकें, कंसंट्रेशन कर सकें। तो यहाँ पर क्योंकि हमने कॉपर की ओर के लिहाज से बात करनी है, और कौन सी ओर, कॉपर पायराइड या जिसे हम चाल्को पायराइड कहते हैं, इस ओर के लिहाज से बात करनी है। तो आप इसकी कंसंट्रेशन करने के लिए आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉथ फ्लाटेशन प्रोसेस का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आप इस मेथड के ज़रिए से इस ओर में से आप जो गैंग पार्टिकल हैं जिसमें सैंड, मड, क्ले, ठीक है, और दूसरी बहुत सी इम्प्योरिटीज़ लाइक साल्ट वगैरह, उन्हें क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। तो आपने फ्रॉथ फ्लाटेशन प्रोसेस के ज़रिए से आपने कॉपर की इस ओर की क्या की थी, कंसंट्रेशन की थी। तो जब इसमें से गैंग पार्टिकल रिमूव हो गए थे तो आपने इस ओर को नाम क्या दिया था, कंसंट्रेटेड ओर। फिर आपने लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक इसमें नेक्स्ट प्रोसेस को स्टडी करना शुरू किया था, डेट इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो अब यहाँ पर ये जो हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर है, इस कंसंट्रेटेड ओर में से अब हमने प्योर मेटल को क्या करना है, निकालना है। तो उसको निकालने के लिए यहाँ पर आपने देखा था कि हमें मुख्तलिफ स्टेप में से गुजारना पड़ेगा, मुख्तलिफ प्रोसेस में से क्या करना पड़ेगा, गुजारना पड़ेगा। तो लास्ट लेक्चर में आपने पहला स्टेप पढ़ लिया, डेट इज़ रोस्टिंग। अब आपने इस ओर में से आपने कॉपर को सेपरेट करना है प्योर फॉर्म में। अब इसके साथ आयरन और सल्फ़र जो हैं, ये क्या है, उसकी इम्प्योरिटीज़ हैं। तो आपने जब इसकी रोस्टिंग की थी तो रोस्टिंग के दौरान आपने सल्फ़र की कुछ इम्प्योरिटीज़ को क्या किया था, रिमूव किया था। लेकिन अभी भी बहुत सी सल्फ़र और आयरन की इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर क्या थी, मौजूद थी। ठीक है, जो लास्ट पे आपके पास चीज़ हासिल हुई थी आपने उसको नाम क्या दिया था, रोस्टेड ओर। ठीक है,
आज हम इसको आगे नेक्स्ट लेकर चलते हैं। अब इस रोस्टिंग ओर की हम क्या करेंगे, स्मेल्टिंग करेंगे, ताकि हम उसमें से फर्दर इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके आपके मेटल को क्या कर सकें, प्योर कर सकें। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है डेट इज़ स्मेल्टिंग। अब स्मेल्टिंग करने के लिए, ठीक है, हमें सबसे पहले कौन कौन सा मटेरियल चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड। आप देखिए मटेरियल रिक्वायर्ड में सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारे पास है फर्नेस, क्योंकि हमने यहाँ पर गर्म करना है। तो उसके लिए फिर हमारे पास एक फर्नेस का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम क्या, ब्लास्ट फर्नेस। तो पहली चीज़ क्या होगी, ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये ब्लास्ट फर्नेस जो है ये आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ की है, अभी इसको साथ साथ देखते भी हैं, लेकिन फिलहाल पहले सिर्फ मटेरियल रिक्वायर्ड के नाम सुन लें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हम किसको डालेंगे, रोस्टेड ओर को, जो हमारे पास लास्ट टाइम हासिल हुई थी। अब आपकी जो ये वाली हमारे पास कॉपर की जो ओर थी, जब आपने इसकी रोस्टिंग की तो इस कंसनट्रेटेड ओर की जब आपने रोस्टिंग की तो रोस्टिंग के बाद आपके पास ये ओर इसमें कन्वर्ट होगी, जिसको नाम क्या दिया, रोस्टेड ओर। उसमें हमारे पास एक था क्यूप्रस सल्फाइड और दूसरा हमारे पास क्या था, आयरन सल्फाइड। ठीक है, अब रोस्टेड ओर में ये दो चीज़ें हैं, तो आपने इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आपने इस रोस्टेड ओर को क्या करना है, डालना है। और साथ में आपने क्या लेनी है, सैंड। ठीक है, और सैंड का फार्मूला क्या आता है, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो आप साथ में इसको सैंड को साथ में इसके मिक्स करके इसमें क्या करेंगे, डालेंगे। तो आपने रोस्टेड ओर और सैंड को मिलाकर क्या करना है, गर्म करना है। अब देखिए उसको गर्म करने के लिए अब ईंधन चाहिए, और यहाँ पर फ्यूल के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कोक का इस्तेमाल करेंगे। अब कोक से मुराद क्या है, अब ये वो कोक नहीं है, बल्कि ये कोक वो है जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो उसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट हासिल होती है उसको नाम क्या दे रहे हैं, उसमें एक प्रोडक्ट हासिल होती है जिसको नाम क्या दे रहे हैं, कोक। अब इस कोक को हम फ्यूल के तौर पर क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो कोक है अब इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर इतनी ज़्यादा हमें इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगी। क्यों, उसकी वजह ये है क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेस होते हैं, जो रिएक्शन होते हैं, वो बजाते खुद कौन से होते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। अब एक्सो मीन क्या होता है, आउटसाइड, थर्मिक कहाँ से निकला, थर्म से, और थर्म मीन क्या आता है, हीट। अब वो प्रोसेस जिसमें हीट क्या करती है, अंदर से बाहर की तरफ मूव करती है। इसका मतलब उन रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है और वो अंदर से फिर अंदर एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ से एनर्जी क्या करेगी, बाहर की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी। तो जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है उन प्रोसेस को नाम क्या दे रहे हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन होंगे उसमें अंदर ही बहुत ज़्यादा एनर्जी ऑलरेडी पैदा हो रही है, वहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से फिर आपको जो कोक है उसे कम जलाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हवा चाहिए, तो अब इस ब्लास्ट फर्नेस की ये साइटों पे लगे होते हैं टायर। क्या लगे होते हैं, टायर, जिसमें से हम हॉट एयर को क्या करेंगे, इसमें दाखिल करेंगे। तो हवा की मौजूदगी में हम क्या करेंगे, रोस्टेड ओर और सैंड को मिलाकर हाई टेम्परेचर पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। यहाँ तक क्लियर। तो आपने सिर्फ मटेरियल रिक्वायर्ड में देखा, सबसे पहले क्या ली, ब्लास्ट फर्नेस, और ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हमने क्या डाली, रोस्टेड ओर। अब रोस्टेड ओर में दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास है क्यूप्रस सल्फाइड और दूसरा क्या हमारे पास है, फेरस सल्फाइड। आपने इसके अंदर क्या कर ली, डाल ली। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। फिर आपने इसके साथ ही इसके अंदर यहाँ पर क्या डाली, सैंड को डाला। यहाँ तक समझ आ गई कि आपने इन दो चीज़ों को इस फर्नेस के अंदर डाल लिया। फिर आपने इसके अंदर कोक को डालकर आपने उसको जलाना शुरू किया ताकि उससे क्या पैदा हो सके, हीट पैदा हो सके। अब उससे जो हमारे पास है हीट पैदा होगी। अब देखिए यहाँ पर किसकी मौजूदगी में, अब ये जो टायर है यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम हॉट एयर को, गर्म हवा को इसमें क्या करेंगे, दाखिल करेंगे। अब देखें जब हम यहाँ से हॉट एयर को दाखिल करते हैं और यहाँ पर इसको हाई टेम्परेचर पर रोस्टेड और सैंड फ्लक्स को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो फिर हमारे पास क्या होता है। चलें अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं, ज़रा देखते जाएं। देखिए मैंने सबसे पहले क्या ली, ब्लास्ट फर्नेस। अब इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर मैंने क्या डाली, रोस्टेड ओर, जिसमें क्यूप्रस सल्फाइड और क्या हमारे पास है, फेरस सल्फाइड मैंने इसके अंदर डाला। साथ में क्या डाली, सैंड। ठीक है, और उसके अलावा मैंने कोक लिया जो फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करें। ठीक है, और यहाँ पर टायर है जिसमें से हम हॉट एयर को क्या करें, दाखिल करें। तो हवा की मौजूदगी में जब हम रोस्टेड ओर और सैंड को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा। चलें फर्स्ट स्टेप।
अब इस रोस्टेड ओर में से हम पहले किसकी बात कर लेते हैं, फेरस सल्फाइड की, फेरस सल्फाइड की। अब ये फेरस सल्फाइड देखें किसकी मौजूदगी में ये हो रहा है, हवा की मौजूदगी में। तो फेरस सल्फाइड को जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम क्या करें, गर्म करें। आपकी हवा के अंदर क्या मौजूद है, ऑक्सीजन। तो जब हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में गर्म करेंगे तो आपको पता है गर्म करने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी, और एक वक्त आएगा इतनी वीक होगी कि उनके बॉन्ड क्या करेंगे, टूटेंगे। ये आयरन अलहदा हो जाएगा और ये सल्फर क्या करेगा, अलहदा हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप समझ आई कि आयरन अलहदा और सल्फर अलहदा। और आपके ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, डबल। वो डबल बॉन्ड भी क्या करेगा, टूटेगा। तो फिर ये जो आयरन है ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड भी इसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो सल्फर है वो ऑक्सीजन के सारे करके क्या बनाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपने देखा कि यहाँ पर फेरस सल्फाइड ऑक्सीजन के सारे करके फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि जो सल्फर है वो सल्फर डाइऑक्साइड में क्या आती है, कन्वर्ट हो जाती है। बाद में हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो हमें पता लगा कि एक कंप्लीट रिएक्शन में आपके 2 फेरस सल्फाइड हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 3 ऑक्सीजन हिस्सा लेते हैं। तो 3 ऑक्सीजन के मालिक्यूल जब इसके सारे करते हैं तो 2 फेरस ऑक्साइड बनाते हैं और 2 सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये गैस है। अब ये अपवर्ड एरो शो कर रहा है, यहाँ से एस्केप कर रहा है। तो जैसे जैसे सल्फर डाइऑक्साइड बनती जाएगी वो यहाँ से क्या करती जाएगी, एस्केप करती जाएगी। तो आपने देखा कि हमने इसमें से कॉपर प्योर फॉर्म में निकाली है, तो ये सल्फर इम्प्योरिटीज़ है। तो आपकी जो थोड़ी सी और इम्प्योरिटीज़ कम होगी किस सूरत में, कि आपकी सल्फर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड की सूरत में इसकी सरफेस से क्या होती जा रही है, रिलीज होती जा रही है। पहली बात समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो फेरस ऑक्साइड है ये भी इम्प्योरिटीज़ है। अब इसको कैसे रिमूव करेंगे। अब आपने यहाँ पर इस फेरस ऑक्साइड यहाँ पर क्या डाला हुआ है, सैंड, रेत को डाला होता है, और रेत का फार्मूला क्या, SiO2। ये जो फेरस ऑक्साइड है ये वहाँ पर फ़ौरन सैंड के साथ क्या करेगा, रेक करेगा, और रेक करने पर क्या बना देगा, हमारे पास आयरन सिलिकेट। ठीक है, हमारे पास क्या बना देगा, आयरन सिलिकेट। ठीक है, अब ये जो जैसे आयरन सिलिकेट बनेगा तो ये हमारे पास है जैसे जॉग की सूरत में। ठीक है, लाइटर होता है, हल्का होता है, तो डेंसिटी कम होने की वजह से ये कहाँ पर आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। जब सरफेस पे आ जाएगा तो ये सरफेस पे आने पर यहाँ पर ये जो अपर होल है यहाँ से ये स्लैग की सूरत में यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो आपका जो आयरन सिलिकेट है वो यहाँ से रिमूव हो गया। अब आपने देखा कि आयरन वाली भी इम्प्योरिटीज़ रिमूव होगी और आपकी सल्फर डाइऑक्साइड भी रिमूव होगी। आपकी जो गैस है वो सरफेस से रिमूव होगी, जबकि अपर होल से आपका जो आयरन सिलिकेट है वहाँ से आयरन वाली इम्प्योरिटीज़ क्या होगी, हमारे पास से रिमूव होगी। यहाँ तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास से प्योर कॉपर हासिल हो। अभी यहाँ पर आपने देखा रोस्टेड ओर में से सिर्फ फेरस सल्फाइड को हमने स्टडी किया। अब पीछे रह गया क्यूप्रस सल्फाइड। ठीक है, अब इसकी तरफ आते हैं। अब इसके अंदर क्यूप्रस सल्फाइड है। जब हम इसको भी इसके अंदर गर्म कर रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर कंटिन्यूसली हवा आ रही है, तो हवा के अंदर क्या मौजूद है, ऑक्सीजन। तो ये भी ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने की वजह से क्यूप्रस सल्फाइड अपने आयंस में क्या करेगा, टूट जाएगा। कॉपर आयन अलहदा और सल्फाइड आयन क्या होंगे, अलहदा होंगे। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड क्या करेंगे, टूटेंगे, तो ऑक्सीजन अलहदा होंगे। फिर ये कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या बनाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड। जबकि जो सल्फर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। हम इसको बैलेंस करेंगे तो हमें पता लगा कि 2 क्यूप्रस सल्फाइड 3 ऑक्सीजन के मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं तो 2 क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है और 2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड देखें, ये सल्फर इम्प्योरिटीज़ हैं, ये यहाँ से इसकी सरफेस पे आएंगे और सरफेस से आकर ऊपर से यहाँ से क्या करेंगे, एस्केप कर जाएंगे। तो आपकी और इम्प्योरिटीज़ क्या होंगी, कम होगी। अब आप चाहते हैं प्योर कॉपर हासिल हो, लेकिन यहाँ पर तो कॉपर जो है वो ऑक्साइड की फॉर्म में है। अब ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है ये फर्दर किसके साथ रिएक्ट करेगा, फेरस सल्फाइड के साथ। अब ये जो फेरस सल्फाइड है ये सारी की सारी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं की, थोड़ी सी रिएक्ट की थी। अभी बहुत सी फेरस सल्फाइड अनरिएक्टेड फॉर्म में जिसने अभी तक रिएक्ट नहीं किया, तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड फ़ौरन अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड जिसने अभी तक रिएक्ट नहीं किया था उसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो जब क्यूप्रस ऑक्साइड फेरस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, इसके बॉन्ड टूटेंगे, कॉपर अलहदा होगा, ऑक्सीजन अलहदा होगा, आयरन अलहदा होगा, सल्फर अलहदा होगा। तो ये कॉपर जो है ये सल्फर के साथ मिलकर दोबारा से किस में कन्वर्ट हो गया, क्यूप्रस सल्फाइड में। जबकि जो आयरन है वो इस कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन थी उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, आयरन ऑक्साइड।
अब ये जो आयरन ऑक्साइड है, यहाँ हमारे पास है फेरस ऑक्साइड है। ये क्या है, इम्प्योरिटीज़ हैं। ये दोबारा से सैंड के साथ रिक करेगा और रिक करने पर ये दोबारा से क्या बना देगा, आयरन सिलिकेट, जो स्लैग की सूरत में यहाँ से ऊपर से क्या हो जाएगा, हमारे पास है रिमूव हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। इसका मतलब है इस रिएक्शन के बाद आप ये रिएक्शन दोबारा से लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो आयरन ऑक्साइड है ये सैंड के साथ रिक करके क्या बनाएगा, आयरन सिलिकेट। अब आपने देखा कि आपकी कापर प्योर नहीं हुई, अभी भी कापर के साथ बहुत सी इंप्योरिटीज़ हैं। अब थोड़ी सी इंप्योरिटीज़ रिमूव हुई, सल्फ़र वाली इंप्योरिटीज़ रिमूव हुई, कुछ आयरन वाली इंप्योरिटीज़ रिमूव हुई, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी हद तक क्या है, इंप्योरिटीज़ हैं। आपकी कापर के साथ सल्फ़र मौजूद है और अभी भी बहुत सी आयरन सल्फाइड अनरिएक्टेड फॉर्म में इसके साथ क्या है, हमारे पास मौजूद है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जब आप करते हैं तो जो आयरन है, आयरन सिलिकेट, ये अपर होल से रिमूव हो रहा है, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि जो क्यूप्रस सल्फाइड जो पीछे अनरिएक्टेड है और फेरस सल्फाइड जो अनरिएक्टेड है, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो नीचे बैठते जाएंगे। जब नीचे बैठते जाएंगे तो यहाँ पर नीचे वाले सुराख से हम इसे निकालेंगे। उस नीचे वाले सुराख से जब हम उसे निकालेंगे तो उसे नाम क्या देंगे, मेट। ठीक है। अब ये जो मेट है ये किस किस का मिक्सचर है, एक इसमें है क्यूप्रस सल्फाइड और दूसरा इसमें क्या हमारे पास है, फेरस सल्फाइड। अब फेरस सल्फाइड बहुत सी जो है वो रिमूव हो चुकी है, लेकिन काफ़ी हद तक अभी भी अनरिएक्टेड फॉर्म में थी, तो वो फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड जो है इन दोनों के मिक्सचर को नाम क्या दे रहे हैं, मेट, जिसे हम नीचे से रिमूव करेंगे। अब आपने देखा कि मेट की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से हम उसे नीचे से रिमूव कर रहे हैं, जबकि जो आपकी आयरन सिलिकेट है, जो स्लैग की सूरत में उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से हम उसे ऊपर वाले होल से क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर। चलें, अब ये जो मेट हासिल हुई है, ठीक है, स्मेल्टिंग के नतीजे में, ये इसमें कितने परसेंट इंप्योरिटीज़ रिमूव हुई हैं। देखिए सल्फर वाली इंप्योरिटीज़ रिमूव हुई, आयरन वाली, तो अब कितने परसेंट प्योर कापर हमारे पास हुई है। तो अब आपके पास यहाँ पर जो टोटल आपके पास मेट हासिल हुई है उसमें अभी कापर कितने परसेंट प्योर हुई है, 45% प्योर हुई है। यानी इसका मतलब अभी भी 55% के हमारे पास इम्प्योरिटीज़ हैं। तो इसका मतलब अभी भी हमें बहुत से प्रोसेस से क्या करना पड़ेगा, गुजारना पड़ेगा। तो आपने काफ़ी हद तक इम्प्योरिटीज़ रिमूव कर ली हैं। तो आपकी स्मेल्टिंग के नतीजे में अगर आपसे MCQs में पूछा जाए कि कितने परसेंट प्योर कापर हासिल होती है, तो 45%। अभी भी इसमें जो 55% इम्प्योरिटीज़ हैं आपने इसको रिमूव करना है। फिर उसके लिए हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, डेट इज़ बेसिमराइजेशन। तो बेसिमराइजेशन में फिर हम इसमें फर्दर इम्प्योरिटीज़ को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर। आपने देखा कि हम स्मेल्टिंग के ज़रिए से हमने काफ़ी हद तक इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके आपकी कापर को काफ़ी हद तक हमने प्योर बनाया, लेकिन अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा क्या हमारे पास है, इम्प्योरिटीज़ हैं। तो हमारे पास स्मेल्टिंग के नतीजे में जो लास्ट पे चीज़ हासिल होती है उसे मेट, और मेट हम कहाँ से, उस ब्लास्ट फर्नेस के नीचे वाले होल से क्या करते हैं, अलहदा करते हैं, वहाँ से हासिल करते हैं। जबकि जो स्लैग है उसे ऊपर वाले होल से रिमूव करते हैं और आपकी गैसेज हैं वो उसकी सरफेस से क्या करती हैं, एस्केप कर जाती हैं। यहाँ तक क्लियर। अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो पूछ लें।